हेलो एंड वेलकम टू PYQpedia। आज हम लोग एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो यूपीएससी के द्वारा निकाली गई है। यूपीएससी के द्वारा 418 पोस्ट किस चीज़ के लिए? इन्फोर्समेंट ऑफिसर एक और अकाउंट ऑफिसर। कहाँ पे? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPF, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। तो 418 वैकेंसी निकली है। अब ये वैकेंसी में जो जनरल है UR वो 204 सीट है, EWS के लिए 51 सीट है, OBC के लिए 78 है, ST के लिए 28 है एंड शेड्यूल कास्ट के लिए 57 एंड PWD के लिए इट्स 25। ये जो वैकेंसी है वो लेवल 8 की पोस्ट है। लेवल 8 की पोस्ट है। अब ये लेवल 8 में क्या बेसिक होती है ये हम लोग अगर पता कर लेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी सैलरी मिलेगी। सो लेवल 8 जो होती है, अगर ग्रेड पे में बात करें तो ये 4800 ग्रेड पे की होती है। ये बी ग्रुप की सर्विस होती है, ग्रुप बी। इट्स अ ग्रुप बी नॉन मिनिस्टीरियल। ठीक है, द पोस्ट इज परमानेंट। ओके। और जो ग्रुप बी की जो 4800 ग्रेड पे जो होती है उसकी जो बेसिक पे होती है वो 47,600 होती है। नाउ इस 47,600 में आपको मिलता है HRA। तो HRA डिपेंड करता है आप X सिटी, Y सिटी, मेट्रो सिटी में रहते हो, कहाँ रहते हो उसके अकॉर्डिंग। अगर आप एक सिटी में रहते हो तो ये 27% है। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि दिल्ली, कैलकाता, मुंबई, चेन्नई, अगर आप कहीं पे ऐसे जगह रहते हो X क्लास सिटी में तो 27% है। अभी ये जो DA है, बाकी किसी में रहते हो तो 18 है। अब क्या है, अब हम लोग बात करते हैं कि DA कितना मिलता है। तो अभी जो प्रेजेंट में DA है वो 38%, और जब ये परसेंट बात कर रहे हैं वो बेसिक का 38%, 27% बेसिक का। तो ओवरऑल कुल मिला के मैं बात करूं तो आपको 80,000 के आसपास सैलरी इसमें होगी लेवल 8 में। एज जो है वो 30 साल है, 30 साल तक के लोग भर सकते हैं इसमें। एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई भी बैचलर डिग्री बस होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस में हो, आर्ट में हो, इंजीनियरिंग किए हो, कोई इशू नहीं है। एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो कोई भी फिल कर सकता है। ओके। नेक्स्ट एक और वैकेंसी इसमें आई है, इसी में एक और वैकेंसी आई है, वो भी हम लोग बात करते हैं। वो 159 वैकेंसी आई है। अगेन EPFO में ही आई है, बट ये जो है लेवल 10 की पोस्ट है। ये पोस्ट है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, APFC। ठीक है, ये इसमें जो 159 है, जनरल की 68 है, EWS की 16 है, OBC की 38 है, शेड्यूल ट्राइब की 12 है एंड शेड्यूल कास्ट की 25 है एंड PWD का इट्स 8। नाउ ये लेवल 10 की पोस्ट है। नाउ लेवल 10 की पोस्ट है तो इसकी सैलरी क्या होगी? ऑफकोर्स वो लेवल 8 है, ये लेवल 10 है, दैट्स अ ग्रुप ए पोस्ट। ठीक है, वो ग्रुप बी था, ये ग्रुप ए है। नाउ इसकी जो बेसिक होती है वो 56,100 होती है। अगेन प्लस HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड DA कितना है? 38%। HRA एंड TA डिपेंड्स ऑन द किस सिटी में आप रह रहे हो। ठीक है, इसकी एज जो है वो 35 ईयर्स तक है। जो लोग 35 ईयर्स तक के हैं वो इसको फिल कर सकते हैं। और जो क्वालिफिकेशन है वो दोनों के, EPFO, EOK या APFC, तीनों जो दोनों जो पोस्ट है उसकी डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज, किसी भी आर्ट में हो, साइंस में हो, कहीं पे से भी एक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्या है कि ये कब से फॉर्म फिल की जा रही है? तो आज 25 है, 25 के 12 बजे दिन से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 25 फरवरी 2023 से UPSC www.upsconline.nic.in पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये कब तक चलेगा? 17 मार्च 2023 के शाम 6 बजे तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट ये है, बट इट्स माय सजेशन कि आप पहले फिल कर दीजिए, लास्ट मोमेंट में कभी कभी फॉर्म फिल नहीं हो पाता है। ना जितनी भी एलिजिबिलिटी है, जैसे कि आप ग्रेजुएशन में हो और आपको डिग्री मिली नहीं है, या आपने कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवानी है, तो ये सारी जो होगी, जो क्लोजिंग डेट होती है उससे पहले की होनी चाहिए। क्लोजिंग डेट से पहले की सारी, ठीक है, सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। अगर आप EWS हो तो क्लोजिंग डेट से पहले की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें
नाउ इसमें जो एज रिलैक्सेशन है कि हमने क्या कहा कि जो EOAO है इसकी एज है 30 ईयर्स और जो APFC है उसकी एज है 35। तो अब इसमें क्या कितना है, OBC अगर हैं तो आप इसको 3 साल दैट्स मीन 33 ईयर्स तक फिल कर सकते हैं, और SC ST हैं तो आप इसको 35 ईयर्स तक फिल कर सकते हैं EOAO का पोस्ट। APFC का जो पोस्ट है वो अगर आप OBC हैं तो आप 38 ईयर्स तक फिल कर सकते हैं, और SC ST हैं तो 5 साल कर लीजिए आप, 40 ईयर्स तक आप 40 ईयर्स के एज के हैं तब भी आप इसको फिल कर सकते हैं। नाउ जो लोग EPFO में वर्क कर रहे हैं, जो उसके एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं, उनको भी 5 ईयर्स की इसमें छूट दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसकी हेडक्वार्टर दिल्ली है बट आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है, लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, तो इसके लिए आपको तैयार रहनी है। नाउ प्रोवेशन 2 साल के लिए प्रोवेशन होती है, उसके बाद आपको वैसे तो परमानेंट ही रहती है बट 2 साल की प्रोवेशन रहती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, टेस्ट होगा, पेन एंड पेपर, ये ऑनलाइन पे नहीं होगा, पेन एंड पेपर टेस्ट होगा। ठीक है, दोनों का, और दोनों जो है APFC एंड EOAO दोनों का मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि दोनों फिल कीजिए। EOAO और APFC दोनों के लिए 2 टेस्ट होंगे, दोनों के सिलेबस में थोड़ा बहुत का डिफरेंट है, दोनों का 2 अलग अलग टेस्ट होंगे। ठीक है, बोथ द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी हेल्ड सेपरेटली। ओके, नाउ अब हम सिलेबस की बात करते हैं। तो जब हम सिलेबस की बात करेंगे तो हम लोग पहले क्या करते हैं, EOAO की सिलेबस देखते हैं। सो EOAO का क्या पैटर्न है, 2 घंटे का एग्जाम होगा, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, 2 घंटे का एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस और हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होंगे। रॉन्ग आंसर के लिए पेनाल्टी है, इट्स 1/3 ऑफ द मार्क्स, ये 1/3 जो है सो पेनाल्टी है। ठीक है, अगर आपने कोई नहीं फिल किया, आंसर नहीं दिया तो उसका नो पेनाल्टी। नाउ इसके सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, ये जनरल इंग्लिश, ये 10 क्वेश्चन के आसपास में जनरल इंग्लिश पूछते हैं। ठीक है, टू इवेल्युएट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। इसमें आइटम फ्रेज पूछते हैं, एंटोनिम सिनोनिम पूछते हैं, ये हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर की जब डिस्कशन करेंगे तो वहाँ हम लोग देख लेंगे। नाउ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे क्वेश्चन आते हैं, करेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशूज, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये जो है वो थोड़ा सा अलग है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, ये आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ये सब जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो ये सब पहले से पढ़े होंगे और वो पढ़ते रहते हैं, बट ये जो 2-3 सिलेबस में है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, ये दोनों, सो आई एम ट्राइंग टू मेक अ सेपरेट क्लास ऑन दिस। नेक्स्ट, जनरल साइंस आप लोग पढ़े हैं, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस पर क्वेश्चन आएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस पर क्वेश्चन आते हैं। एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, तो सोशल सिक्योरिटी आप करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हैं। बाकी ये 3 जो है, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको एक्स्ट्रा करनी होगी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। तो ये कोई इशू नहीं है, इसकी हम लोग कोर्स चला लेंगे, इसकी हम लोग कुछ वीडियोज बना लेंगे, कुछ PDF कर लेंगे जिससे कि आप ये सब कर पाएंगे। वेटेज क्या होता है, जो रिटेन होती है उसकी 75% वेटेज है और 25 जो है वो किसकी है, इंटरव्यू की। ठीक है, इसके बाद एक इंटरव्यू होती है रिक्रूटमेंट टेस्ट में, जो पास करेंगे रिक्रूटमेंट टेस्ट में उसके बाद इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे, और इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, बट जो वेटेज होगी 75 to 25 होगी। तो ये तो हो गया EORO। नाउ अब बात करते हैं कि APFC की जो पोस्ट है उसकी क्या पैटर्न होगी। अब आप देखिए मैं क्यों बोला था कि दोनों फॉर्म आप फिल कीजिए, 2 आवर्स के हैं, ये भी इक्वल मार्क्स हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, 1/3 नेगेटिव है, सेम हो गया, पैटर्न सेम है। नाउ इसकी सिलेबस है, उसमें भी जनरल इंग्लिश था, इसमें भी जनरल इंग्लिश है। ठीक है, उसमें भी इंडियन इकोनॉमी था, प्रेजेंट टेंस इन इंडियन इकोनॉमी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, ये एक नया है, इंडियन कल्चर हेरिटेज, वहाँ फ्रीडम मूवमेंट्स वहाँ भी था, करेंट इवेंट्स वहाँ भी था। तो 80% सिलेबस सेम है। ठीक है, 80 आप 80% प्लस मान लो, 90% के अराउंड में सिलेबस
एक ही जैसा है। नाउ ये जो टॉपिक है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज वहाँ भी था, यहाँ ऐड हो गया क्या, इंश्योरेंस। ठीक है। नाउ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जनरल साइंस वहाँ भी था। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक एंड जनरल मेंटल एबिलिटी जीआई रीजनिंग वहाँ भी था, एंड सोशल सिक्योरिटी वहाँ भी था। तो बहुत जो 90%, 80% मैंने कम बोला है, 90% दोनों ईओआरओ एंड एपीएफसी के सिलेबस सेम है। तो आपको फॉर्म दोनों फिल करने चाहिए ना। इसके भी वेटेज, इसके बाद भी इंटरव्यू होती है, और इसके वेटेज भी 75-25 होगा। ठीक है। नेक्स्ट ये तो हो गया कि सेंटर कहाँ कहाँ है, और जिनको जैसे दिल्ली में सेंटर बहुत लोग फिल करते हैं, तो इतनी सारी तो हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, सीलिंग लिमिट है ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलॉटेड टू ईच ऑफ द सेंटर्स एक्सेप्ट चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता एंड जयपुर। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर, जैसे कि आप यूपीएससी का फॉर्म अगर फिल किए होंगे सिविल सर्विसेज की, तो आप देखे होंगे कि दिल्ली सबसे पहले फिल हो जाता है। तो जो पर्टिकुलर सेंटर अगर मान लेते हैं कि अगर कैपेसिटी जो भी बना हुआ है वो अगर अटेंड कर जाता है, तो उसको फ्रोज किया जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो आप इसको जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए अगर आपको अपने पसंद का सेंटर चाहिए तो। नेक्स्ट क्या है, अगर हम लोग नेक्स्ट क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये है क्वालिफिकेशन, मैंने बता दिया है पहले। ओके। एक सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि इसमें आपको, उनको सीट फिल हो ना हो, उनको कुछ मार्क्स चाहिए जो आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू दोनों में एक क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, वो आपको चाहिए। ठीक है। वो क्या है, ठीक है, 100 मार्क्स में, जैसे मान लीजिए कि अगर 100 मार्क्स की पेपर है, 100 मार्क्स की, ठीक है, 100 मार्क्स की इंटरव्यू है, तो 100 मार्क्स की पेपर होगी, 100 मार्क्स की इंटरव्यू होगी, तो आपको 50 मार्क्स जनरल को लाने पड़ेंगे। जनरल के लिए 50, यूआर अनरिजर्व्ड के लिए 50 मार्क्स, ओबीसी के लिए 45 मार्क्स, और एससी एसटी पीएच के लिए 40 मार्क्स। ये लाना ही है, इससे कम होगा तो आपकी क्वालिफिकेशन ही नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद ही देखी जाएगी। और सेम इंटरव्यू में भी है, इंटरव्यू में भी दैट्स मीन्स कि एट बोथ स्टेजेज, रिक्रूटमेंट टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यू, आपको लेवल ऑफ सुटेबिलिटी पास करनी पड़ेगी। लेवल ऑफ, मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी क्या मतलब हो गया कि मिनिमम एक मार्क्स बनाया गया है जो आपको आना ही चाहिए। दैट्स मीन्स कि अगर मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर हो रहा है, तो 50, अगर आप अनरिजर्व्ड हो तो 50 नंबर आपको इंटरव्यू में भी लाने हैं, और 50 नंबर मिनिमम इसमें लाने ही हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। नाउ तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके टोटल इसमें अगर मान लेते हैं कि 70 मार्क्स आ गए हैं और इंटरव्यू में 40 आए, तो आपकी सिलेक्शन ही नहीं होगी। इसमें आप 90 भी ले आओगे, उसमें 40 होगी, तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। 110 भी कटअप जाएगा, फिर भी नहीं होगी। तो एक मिनिमम सुटेबिलिटी मार्क्स रखी गई है जो आपको पार करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है कि क्या फ़ी है, फिर आपके मन में आ रहा होगा फ़ी क्या है। पहली बात तो ये है कि विप फीमेल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी की फ़ी जो है सो एग्जेम्प्ट है। जनरल ओबीसी की फ़ी जो है वो 25 रुपये है। जनरल ओबीसी वो भी मेन, ठीक है, इसकी फ़ी 25 रुपये है, तो बहुत ही सस्ता है। आप इसको ज़रूर फिल करें। अगर आप दोनों फिल करेंगे, एपीएफसी ईओ एओ, जो कि मैं बोलता हूँ कि दोनों आप फिल करो, सिलेबस का ज़्यादा अंतर नहीं है, पैटर्न एग्जाम का अंतर नहीं है, सब एक जैसा है, और लेवल का अंतर है 8 ग्रुप बी एंड ग्रुप ए। तो आप ग्रुप ए में बन जाओगे तो सैलरी का बहुत अच्छा हो जाता है। ग्रुप ए में आपको अराउंड ₹1,00,000 सैलरी बन जाती है, क्योंकि 56,100 बेसिक है, वहाँ 47,600 है ग्रुप बी की। तो 50 दोनों के दोनों होगा, फिल करोगे तो 50 रुपये आपको फी लगेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है, फॉर्म जो है स्टार्ट हो गया है फिल होना, ठीक है, तो आप इसको फिल करें। और भी बहुत सारी हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूपीएससी की वेबसाइट से मिली है, और अप्लाई करने समय में आपको अपलोड करने हैं सिर्फ फोटोग्राफ, सिग्नेचर और एक आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड अगर आप डाल सकते हो, पैन कार्ड डाल सकते हो, ऐसा कुछ आपको एक डालना होगा बस। बाकी कुछ भी अपलोड उस पर नहीं करना है। तो आप इसको OTR प्रोफाइल बनाइए। अभी वन टाइम ये रजिस्ट्रेशन का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, वहाँ फिल कीजिए और देन फिर आप फॉर्म फिल कर सकते हो, वहीं से आपको ये आ जाएगा। अब जो मेन है, ये सब तो पता है, सब कुछ समझ गए। अब आप मुझे ये बता दो, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई इससे पहले कब पेपर हुए थे इसके और क्या कट ऑफ गई थी। तो मैं आपको ये बता दूं कि एपीएफसी जो है उसकी एग्ज़ाम इससे पहले हुई थी, इसकी वैकेंसी आई थी 2015 में।
2015 में वैकेंसी आई थी, जिसकी रिक्रूटमेंट हुई थी एग्ज़ाम हुई थी जनवरी 2016 में। ठीक है, 170 पोस्ट पे के लिए वैकेंसी आई थी। ठीक है, इसमें टोटल 2015 की वैकेंसी 1,63,316 लोगों ने फिल किया था। ठीक है, अपीयर हुए थे टेस्ट में। ठीक है, उसमें अगर आपको बात करें 170 थी, तो उसकी जो कट ऑफ गई थी वो 268 जनरल की, यूआर की, 249 ओबीसी की, 234 शेड्यूल कास्ट की, 229 30 की एंड पीएच की 221 ये कट ऑफ गई थी। ठीक है, ये आपको, ठीक है। अब क्या है कि 100 क्वेश्चन होते हैं, इतने मार्क्स कैसे आए? ठीक है, इसकी बात हम करते हैं। टोटल मार्क्स जो हुआ था रिटन एग्जामिनेशन का 100 मार्क्स का हुआ था पेपर उस समय। ठीक है, इंटरव्यू का 100 मार्क्स। ठीक है, लेकिन वेटेज जो है सो 75-25 था। तो अब इसको 75-25 कैसे किया था? सो जो एक्चुअल मार्क्स आपके आए थे 100 मार्क्स में, सो 3 इंटू एक्चुअल मार्क्स इन रिटेन प्लस 1 इंटू मार्क्स इन इंटरव्यू, ऐसा इन्होंने कर दिया था। ठीक है, इससे लिए ये 297 और ये 268 आ रहा है। और जो हाईएस्ट किसी को मार्क्स आया था वो क्या आया था? 297। ठीक है, तो ये आप समझ लो कि अराउंड 400 के पेपर हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट जो अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है कि अब बात करें तो एपीएफसी इससे पहले कब आई थी? एपीएफसी हम पेपर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर। एपीएफसी 2015 में आई थी, जिसकी 16 में एग्जाम हुआ था। ईओआरओ की जो वैकेंसी है वो इससे पहले आई थी एक बार, 2016 में वैकेंसी निकली थी, जिसका एग्ज़ाम हुआ था फरवरी 2017 को, और रिजल्ट 12/2017 को इसका डिक्लेयर किया गया था। 257 पोस्ट पे आया था यूएफओ की। ना इसमें 1,46,000 लोग एक रिक्रूटमेंट टेस्ट में बैठे थे। ठीक है, इसकी जो कट ऑफ गई थी वो 110 गई थी। 110 यूआर का, 103 ओबीसी का, 102 एससी का और 103 एसटी का, ये कट ऑफ गई थी। ठीक है, 257 पोस्ट के लिए जो थी। ना इसमें एग्जामिनेशन का 100 मार्क्स था और इंटरव्यू का 100 था, लेकिन वेटेज जो था उस समय एट दैट टाइम जब ये रिक्रूटमेंट निकली थी 2015 में, ये 50-50 था, मतलब आधे आधे था, दोनों की वैल्यू इक्वल थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने इंटरव्यू को थोड़ा सा कम वैल्यू किया, तो इसलिए 75-25 अब हो गया है। तो उस समय जो कट ऑफ गया था, ये समझो कि आप 200 में 110। नेक्स्ट, इस कब रिक्रूटमेंट आई थी? अभी हाल में आपको 2020 में 421 सीटों के लिए ईओआरओ के लिए, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर के लिए वैकेंसी आई थी, जिसकी एग्जामिनेशन में थोड़ी डिले हुई। डिले होने का रीज़न था कोरोना के कारण में, और ये डिले होते होते इसकी जो फाइनल रिजल्ट आई वो नवंबर 2022 में डिक्लेयर की गई है। और आप देख रहे हैं कि फरवरी में रिक्रूटमेंट आ गई ईओ 418 वैकेंसी की। इसमें 2,30,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। 2,30,000 में आपको 421 सीटों के लिए थी 2,30,000, और इसकी जो वैकेंसी थी ये 259 इसकी कट ऑफ गई थी। ओबीसी की 244, शेड्यूल कास्ट की 234, शेड्यूल ट्राइब का 231। ठीक है, ये इतनी कट ऑफ गई थी। दैट्स मीन्स आप देख रहे हो कट ऑफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था 300 मार्क्स के हुए थे, और इंटरव्यू के मार्क्स थे 100, और जो वेटेज थी वो 75-25 था। तो आप कट ऑफ देख पा रहे होगे, ये आप 400 में एज्यूम कर लो, वो 200 में था, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, नाउ सो दिस इज द कट ऑफ। आप मैं एपीएफसी का भी कट ऑफ दिखा दिया अभी 5 साल पहले, जो एपीएफसी की जितनी पेपर हुई है 5 साल में, और ईओआरओ का 2 बार है। ठीक है, ईओआरओ का 2 बार है। ठीक है ना, एक 2016 में, ये 2015 में आया था, ये 2016 में, और एक 2020 की वैकेंसी थी जो 22 में क्लियर हुई थी। एक साल में जनरली यूपीएससी रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सो पीवाईक्यूपेडिया में आपका क्या योगदान होगा? आप जाके फॉर्म भरे, दोनों के लिए भरे। कुछ जो टॉपिक हैं जो कि कॉमन नहीं है, आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की, तो उसके कुछ टॉपिक हैं जो कि इसके लिए अलग से पढ़नी पड़ेगी, उसकी हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, कुछ पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरी क्या है कि ये जो तीनों पेपर हुई है, ये 3 पेपर 120 क्वेश्चन थे हर पेपर में, ये 120 क्वेश्चन करके इंटू 3, सो इट्स 360।
तो अगर ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे डिटेल एनालिसिस, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट जब भी हम लोग, अभी आप लोग फॉर्म भरिए, कोई भी क्वेरी अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और हम लोग ये जो तीनों पेपर हैं उसका डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। आगे की जो वीडियो आएगी ईपीएफओ का, उसमें हम लोग डिटेल में इसकी एनालिसिस करेंगे। और बाकी भी कोई अगर डिमांड होगी तो फिर हम और भी चीज़ें जैसे सोशल सिक्योरिटी पे, इंश्योरेंस पे, लेबर लॉ पे, इंडस्ट्रियल रिलेशन पे, इस पे हम लोग वर्क करेंगे, इस पे हम लोग वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है, आप दोनों पोस्ट के लिए भरिए, एक पोस्ट के लिए भरने का कोई मतलब नहीं है, सिलेबस सेम है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप फील करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।